हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं समुच्चय यानी कि सेट्स। और आज की क्लास में हम लोग उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय के बारे में बात करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय क्या होता है इसके बारे में। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या कहलाता है। ठीक है, सबसेट क्या कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय कुछ इस प्रकार से दिए हो। एक ए समुच्चय दिया हो जिसमें अवयव हो आपके पास 1, 2 और 3, और एक समुच्चय बी दे दिया हो जिसमें अवयव हो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। तो देख रहा हूं कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव है वो सारे के सारे अवयव समुच्चय बी में भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। और उसको ऐसे संकेत में लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। जब ए समुच्चय के सारे अवयव बी में हो तो कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, यदि यदि ए और बी, ए और बी इस प्रकार के दो समुच्चय, इस प्रकार के दो समुच्चय हो, दो समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो या समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में भी हो, तो समुच्चय समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। तो समझ गए, इसी से परिभाषा आ गई है ना, कि अगर ए बी का सबसेट हो यानी ए बी का सबसेट होने का मतलब क्या हुआ कि ए के सभी अवयव जो हुए समुच्चय बी में होंगे। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं कि इसे ए इज द सबसेट ऑफ बी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लें, ए समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, 2 और 3, और एक मैं दूसरा समुच्चय बी ले लेता हूं जिसमें अवयव है 3, 1, 2। इसमें भी वही अवयव है, इसमें भी वही अवयव। तो हमें देखना है ए के सभी अवयव बी में है ना जी, ए के सभी अवयव बी में है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि ए सबसेट है बी का। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बी इज द सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हैं। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का भी सबसेट है, क्योंकि बी के भी सारे ए में है। तो ध्यान रखना कि जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो वहां पर समुच्चय समुच्चय बी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक बराबर समुच्चय की परिभाषा में मिल गई। यहाँ लिख सकते हैं बराबर समुच्चय की एक अन्य परिभाषा भी हो सकती है ना जी। बराबर समुच्चय की हम परिभाषा एक देखे थे कि हु बहु अवयव हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर समुच्चय का क्या एक परिभाषा आ जाएगा, देखिए तो इक्वल सेट का क्या परिभाषा आ जाएगा। इक्वल सेट्स का दो समुच्चय ए तथा बी, ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं या समान कहलाते हैं, समान कहलाते हैं यदि ए बी का सबसेट हो तथा बी ए का सबसेट हो। तो यहां से हमें एक और सबसेट की परिभाषा मिल गई। चलिए अब उपसमुच्चय के बाद हम लोग बात करते हैं उचित उपसमुच्चय के बारे में। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, यानी कि प्रॉपर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए हम लोग एक ए समुच्चय लेते हैं जिसमें अवयव ले लेते हैं 1, 2 और 3। एक बी समुच्चय ले लेते हैं जिसमें अवयव लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो यह समुच्चय ए की अगर सभी अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए अवयव जो ए में ना हो, मतलब कि इसमें जितने हो उसमें इस समुच्चय में उससे कुछ एक्स्ट्रा अवयव होना चाहिए। एक वो एक्स्ट्रा हो, चाहे 2 हो, 3 हो, जो भी है, मतलब कम से कम एक ऐसा अवयव इसमें होना चाहिए जो इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें 1, 2, 3 है लेकिन इसमें 4 और 5 ऐसे अवयव है जो ए के अवयव नहीं है। तो इस कंडीशन में ए बी का उचित उपसमुच्चय, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी का उचित उपसमुच्चय। तो परिभाषा में बस थोड़ा सा चेंज इसमें आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से इसकी परिभाषा कि यदि यदि दो समुच्चय ए और बी, ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, समुच्चय बी में हो, लेकिन
लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं है, तो ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। समझ गए? तो हमने ऊपर यहाँ देखा है फर्स्ट नंबर में, तो ए उचित समुच्चय हो जाएगा बी का, है ना, क्योंकि ए के सभी बी में है, बी में कम से कम एक ऐसा है जो इसमें नहीं है। अच्छा, लेकिन सेकंड वाले के लिए नहीं हो पाएगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के सभी बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो, जिसमें तो जो भी है सब इसमें है, इसलिए उचित समुच्चय नहीं होगा। उपसमुच्चय है लेकिन उचित समुच्चय नहीं है। समझ गए ना? उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। समझ गया? चलिए एक और बच गया, अधिसमुच्चय क्या होता है इसको देख लेते हैं। अधिसमुच्चय, जो उपसमुच्चय देख रहे थे ना, उसी का ये विपरीत होता है अधिसमुच्चय। इसको कहते हैं सुपरसेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, या पहले मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5, और बी एक सेट है जिसमें अवयव है मान लीजिए 4 5। तो अगर यहाँ पर बी क्या है, ए का क्या है जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे कह सकते हैं बी ए का उपसमुच्चय है, तो ए सुपर सेट हो जाएगा बी का। समझ गए ना? यानी कि अगर बी के सभी एलिमेंट ए में हो तो ए सुपर सेट हो जाएगा बी का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि बी ए का उपसमुच्चय हो तो ए को बी का अधिसमुच्चय कहते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिसमुच्चय क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग उपसमुच्चय के कुछ गुण हैं, उन गुणों को देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब हम लोग उपसमुच्चय के कुछ प्रमुख गुणों को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, उपसमुच्चय के कुछ गुण हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है पहली प्रॉपर्टी। देखिए प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ऐसा आप लिख सकते हैं कि देखिए कह रहे मतलब मान लीजिए समुच्चय है तो समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि समुच्चय के सभी और समुच्चय में तो होंगे ना जी। चलिए तो इसको यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि माना ए कोई समुच्चय है, ठीक है। तो इसका अगर कोई अवयव x ले लेते समुच्चय का अवयव, तो जाहिर सी बात है वो समुच्चय ए का अवयव होगा। जो x अवयव समुच्चय में मिला है तो वो समुच्चय में मिलेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जो समुच्चय इस ए में मिला है वो इस समुच्चय में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं ना कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए का सबसेट होता है। कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी है जो रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि फाई रिक्त समुच्चय है, फाई रिक्त समुच्चय और ए कोई समुच्चय है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव होता ही नहीं है। जब कोई अवयव नहीं होता तो वो अवयव इसमें होगा जो उसमें नहीं है कि नहीं? इसमें तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो वो जो इसमें है वो इसमें तो होगा ही ना। फाइनली आप ऐसा कह सकते हैं।
ठीक है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं कि यहाँ हमने माना, तो ये हमें दिखाना है कि फाई सबसेट होगा ए का, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि फाई में कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समुच्चय ए में नहीं है, जो समुच्चय में नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः फाई इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, मतलब ये होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि फाई के प्रत्येक अवयव में होगा, क्योंकि फाई का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, ए का अवयव है, ऐसा हम लोग यहाँ कह सकते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगी, अगली प्रॉपर्टी 3 नंबर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अगर कह देते हैं कि अगर ए सबसेट हो बी का तथा बी सबसेट हो ए का, तो ए इक्वल टू में बी हो जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है, ऊपर मैंने बताया था ना समान समुच्चय की कंडीशन में। चलिए अच्छा, अब मान लेते हैं कि कोई तीन समुच्चय ए बी तथा सी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। कैसे, इसको दिखा देते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई अवयव x है जो समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, तो चूंकि a सबसेट है b का, तो जो अवयव a में है वो b में तो होगा ना जी, वही अवयव b में होगा, जो अवयव a में है वो अवयव b में होगा ना जी। और चूंकि b सबसेट है c का, तो जो अवयव b में है वो c में हो जाएगा, जिसका मतलब कि जो भी अवयव a में है वो c में भी होगा, इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ c। हमने दिखा दिया। तो यही सब प्रॉपर्टीज थी, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समुच्चयों की तुल्यता, समुच्चयों की तुल्यनीयता यानी कि कंपेयरेबिलिटी ऑफ सेट्स। तो देखिए, दो समुच्चयों को तुलनीय कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए ए समुच्चय बी का समुच्चय का उचित उपसमुच्चय हो, या बी ए का उचित उपसमुच्चय हो, या फिर ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर है, तभी वो समुच्चय तुलनीय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि कोई दो समुच्चय ए और बी तुलनीय कहलाते हैं यदि या तो ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, या बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, या ए बराबर बी, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नहीं होता है तो अतुल्य कहलाएंगे। याद रखेंगे यदि ना तो ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, ना बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, और ना ही ए बराबर बी हो, और ना ए बराबर बी हो, तो ए तथा बी अतुलनीय कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है, ए बराबर बी हो, चाहे ए बी का प्रॉपर सबसेट हो, बी ए का प्रॉपर सबसेट हो, तो उनको तुलनीय समुच्चय कहते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घात समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय यानी कि पावर सेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय दे दे,
ए, जिसमें अवयव है 1 और 2। तो इसके कौन कौन से कह सकते हैं, कौन कौन से इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं? तो रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये भी एक उपसमुच्चय हो जाएगा इसका, 2 और फिर 1 2, यही ना 4 एलिमेंट होंगे। ये 4 सेट जो होंगे इस समुच्चय के सबसेट है, 5 भी सबसेट है, ये भी सेट सबसेट है, ये भी, ये 4 समुच्चय। तो इन समुच्चयों का, ये जितने भी इसके उपसमुच्चय उन समुच्चयों, उनका समुच्चय, जो भी समुच्चय का आपको घात समुच्चय निकालना होगा, उस समुच्चय के प्रत्येक उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा? उसका घात समुच्चय। और इसे एक के घात समुच्चय को पी ए से सूचित करेंगे, यानी कि जिसके जितने इसके पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं ना, उन सबका समुच्चय ही उसका घात समुच्चय कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा आप यहां दे सकते हैं कि ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को, उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं, ठीक है। इसे पी ए से सूचित, समुच्चय में जैसे मान लीजिए समुच्चय यहाँ पर बी में ले लेता हूँ, जिसमें अवयव ले लेता हूँ 1 2 3, तो इसके घात समुच्चय क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय 5 तो हो ही जाएगा, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और फिर 1 2 3, जितने भी इसके पॉसिबल उपसमुच्चय हो जाएंगे उन सभी का समुच्चय जो होगा इसका घात समुच्चय कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर मान लीजिए कोई समुच्चय दे, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे उसका कैसे पता लगाएंगे? देखिए 2 गो अवयव था तो घात समुच्चय में 4 गो अवयव आ जा रहा है, 3 गो अवयव था तो घात समुच्चय में कितना आ जा रहा है? 3 3 6 2 8 गो अवयव आ जा रहा है। तो इसकी संख्या, अगर मान लीजिए इस समुच्चय में 10 गो अवयव है तो उसकी घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होगी? तो इसी से संबंधित एक प्रमेय है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है प्रमेय का कथन कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो इसके घात समुच्चयों पी ए में 2 का पावर n अवयव है, ऐसा हम लोग इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए समुच्चय में n अवयव है तो उसके घात समुच्चय में 2 का पावर n अवयव होंगे। देखे थे ना, 2 गो था तो 2 का पावर 2, 4 गो आया था कि नहीं होगा, 3 गो अवयव था तो 2 का पावर 3, 8 आया था कि नहीं, 8 गो तो कभी गिने थे कि नहीं इसके पहले, तो ये 2 का पावर n हो जाता अगर n अवयव होगा तो इसी फॉर्मूले पे। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं, इसका प्रमाण तभी आपको समझ में आएगा जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा, तभी तो आप जानते नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। हम लोग जो घात समुच्चय लिखते हैं, पहले देखिए क्या कर रहे थे, किसी भी समुच्चय का ही घात समुच्चय लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहले कोई भी अवयव नहीं ले रहे थे, फिर एक एक अवयव लिए थे, याद है, फिर 2 2 अवयव, फिर एक की बार 3 गो अवयव, 3 गो था तो 3 गो, 4 गो। अब इसमें n अवयव है तो पहले एक भी अवयव नहीं लेंगे, फिर 1 गो, फिर 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 10, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे n तक, है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिना अवयव वाले ए के उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वह NC0, n में से 0 को चुनना है, एक भी नहीं। अच्छा, फिर एक अवयव वाले ए के उपसमुच्चयों की संख्या, एक अवयव वाले तो हो जाएगा NC1। 2 अवयव वाले ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? NC2। तो इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे n अवयव वाले
n अवयव वाले A के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका NCN। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर A के घात समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होगी वो कुल उप समुच्चयों की संख्या के बराबर, कुल उप समुच्चयों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं, NC0, NC1, NC2 ऐसे करके कहाँ तक है, NCN तक है। तो इसके लिए क्या होता है, 1 + 1 का पावर यहाँ पर n हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 2 का पावर n हो जाएगा। अगर किसी समुच्चय में n अवयव है तो उनके घात समुच्चयों के अवयव की संख्या क्या होगी, 2 का पावर n हो जाती है। ठीक है ना जी। अच्छा देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि घात समुच्चयों में जो अवयव होते हैं वो एक्चुअल में सभी उप समुच्चय होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी समुच्चय में, यदि समुच्चय में n अवयव हो तो कुल उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछ दे, कुल कितने उप समुच्चय होंगे, कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या पूछ देगा, 2 का पावर n होगी। जितने अवयव होंगे उतनी ही होगी, समझ गए ना। जैसे आप घात समुच्चय में जो दिख रहा है ना जी, वही अवयव ना होंगे, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि घात समुच्चय में क्या होता है, वो सारे उप समुच्चय होते हैं। तो घात समुच्चय में जितने अवयव होंगे वही आपका ये उप समुच्चयों की संख्या होगी ना कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि समुच्चय में n अवयव है तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n हो जाएगी। यदि समुच्चय में n अवयव है या n अवयव हो तो कुल उचित उप समुच्चयों की संख्या, कुल उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उचित उप समुच्चयों की संख्या वो 2 का पावर n और -1 होगी। अब 2 का पावर n -1 क्यों कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए समुच्चय A में 1 2 3 ये अवयव है, तो अगर हम लोग इसके उप समुच्चयों की बात करें तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 1 3 और फिर 1 2 3, ये उप समुच्चय हो गए। लेकिन जब उचित उप समुच्चय की बात करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये इसका सबसेट तो है, मतलब इसके सारे हो तो इसमें है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो इसमें ना हो। तो जब उचित उप समुच्चयों की बात आएगी तो ये वाला हट जाता है, मतलब वो सेट ही हट जाएगा, जितने होंगे उससे एक कम हो जाएगा, 2 का पावर n -1 कर दिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समष्टीय समुच्चय, या सार्वत्रिक भी कहा जाता है इसे, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है ना जी, क्या होता है इसको देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय S दिया है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5, ये सब ऐसे करके मान लीजिए 10 तक है, और यहाँ पर सेट इसी के साथ दिए हैं कुछ, जैसे इसमें 1 2 3 है। बी सेट जिसमें अवयव है 4 5 6 7, सी एक सेट है जिसमें अवयव है 9 10। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी समुच्चय देख रहे हैं सभी इसके उप समुच्चय। तो उस अगर मान लीजिए किसी संदर्भ में कुछ समुच्चय दिए गए हो तो उसमें देखना होगा कि कौन जो है हर एक समुच्चय किस समुच्चय का उप समुच्चय हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ए जो है, बी जो है और सी जो है, तीनों के तीनों एस के उप समुच्चय हो रहे हैं। तो इस एस को हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उप समुच्चयों का अधिसमुच्चय कह देते हैं, अधिसमुच्चय
हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ये सभी जो है इसके सबसेट, लेकिन एस जो है इन सभी का अधिसमुच्चय है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई एक किसी संदर्भ में दिया है कि कोई ऐसा समुच्चय है जो बाकी सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, उसको सार्वत्रिक समुच्चय। ये देखिए एस जो है इसका भी अधिसमुच्चय है, इसका भी अधिसमुच्चय है, इसका भी अधिसमुच्चय है, तो इसलिए एस क्या है यहाँ पर, एस यहाँ पे समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पे लिखेंगे इसे कैपिटल एस या ओमेगा या यू से या एक्साई से, इस तरह से संकेतों से या एक्स से, ऐसे संकेतों से इनको डिनोट किया जाता है। समष्टीय समझ को, सार्थक समझ को ये संकेत से डिनोट किया जाता है। तो ये काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।